आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के जामुन का पेड़ नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है कृष्ण चंद्र। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने गेम की रचना है जहाँ से ये लिया गया है। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें दुख इस बात का नहीं है कि मौत है उसके अंदर दया की भावना नहीं है, बल्कि हमें दुख इस बात का है कि जो अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, उनके अंदर दया की भावना क्यों नहीं है। कृष्ण चंद्र का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजराकलां में हुआ। प्रमुख रचनाएं एक गिरजा, एक खंदक, यूकलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये उपन्यास हैं। सम्मान साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार। मृत्यु सन 1977। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण चंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्ण चंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी इसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं, यानी आश्चर्य नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम, यानी ये पदों की जो श्रेणियां बनी हुई है ना, कि इस पद से फाइल उस पद पर जाएगी, फिर उस पद पर से उस पद पर जाएगी, ये पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहाँ तक नहीं रहती, इस व्यवस्था में संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। जामुन का पेड़, तो क्या होता है कि रात में आंधी चलती है, इसके कारण से जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह जब माली आता है और वह देखता है कि पेड़ के नीचे का आदमी भी दबा पड़ा है। वह चपरासी के पास जाता है, चपरासी क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, सुपरिटेंडेंट बाहर लॉन में आता है। फिर वो आदमी को देखता है, चारों ओर भीड़ जमा होती है, तो वो वृक्ष की बातें करते हैं, उस आदमी की बातें नहीं करते हैं कि वो आदमी किस तरह से उसके नीचे दबा पड़ा है या उसको हमें निकालना चाहिए। लेकिन जब माली कहता है कि आदमी जिंदा है और इसको हमें निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उस दबे हुए आदमी ने कहा था कि मैं जिंदा हूँ, तो सुपरिटेंडेंट साहब अगर हुक्म दें तो माली बोलता है तो हम बहुत सारे माली, चपरासी और क्लर्क मिल करके इस आदमी को निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्लर्क बोलते हैं ठीक है, माली सही कह रहा है, हम निकालते हैं। तभी सुपरिटेंडेंट बोलता है कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। वह अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर सब लोग उसके व्यक्ति के आसपास जमा हो गए और वे क्लर्क हैं, कुछ जो क्लर्क थे वो ये चाह रहे थे कि हम किसी फैसले का इंतजार नहीं करें, इस व्यक्ति को इस पेड़ के नीचे से निकाल दें। लेकिन इतने में ही सुपरिटेंडेंट है वो फाइल लेकर के दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम व्यापार विभाग से हैं और ये कृषि विभाग के अधीन है पेड़, इसलिए हमें ये फाइल है वो कृषि विभाग के लिए भेज देनी चाहिए। कृषि विभाग के पास फाइल भेज देते हैं। कृषि विभाग उत्तर देता है कि ये व्यापार विभाग के लॉन में गिरा, इसलिए इसको हटाने ना हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है।
फिर व्यापार विभाग है, उसे गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि कृषि विभाग पर ये नियम लागू होता है इसको हटाने का, इसलिए वो जिम्मेदार है। दूसरे दिन भी फाइल चलती गई। फिर वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले उस फाइल को कर दिया गया, क्योंकि वो फलदार पेड़ था और हॉर्टिकल्चर में आता था। तो हॉर्टिकल्चर है और उसके सुपरिटेंडेंट ने और सरकार ने मिलकर के उस पेड़ की चारों तरफ पुलिस का पहरा है वह तैनात कर दिया, जिससे कोई व्यक्ति है वह उस पेड़ को नहीं हटाए। तो माली है वह थोड़ा दयालु था, वह उस आदमी के पास जाता है और उसको थोड़ा सा जो खाना है वो खिलाता है, और वो उससे कहता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है और जल्दी ही फैसला है वो हो जाएगा। और माली उससे ये भी पूछता है कि अगर तुम्हारा कोई वारिस हो तो मैं उससे खबर कर दूं। तब वो कहता है कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आता है और वो जवाब बड़ा व्यंग्यपूर्वक होता है। वो उसका जो सेक्रेटरी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, वो साहित्य प्रेमी था। उसने कहा कि हाँ आश्चर्य है, हम तो पेड़ लगाने की बातें करते हैं और ये एक फलदार पेड़ को कटवाने की बात करते हैं, तो हम इसको वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो अब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, इसको आदमी को काट के निकाला जाए। तो उन्होंने देखा कि आदमी को अगर काटेंगे तो जो प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी, और इसको आधा आधा काट देते हैं तो ये आधा हिस्सा पेड़ की इधर से निकल जाएगा, आधा उधर से। तब कवि ने कहा मैं तो इस तरह से मर जाऊंगा। तो उसके जो व्यक्ति को काटने वाली बात है वो उसके विरोध किया गया, लेकिन जो फाइल है वो मेडिकल डिपार्टमेंट पर पहुंचाई गई। मेडिकल डिपार्टमेंट के आदमी आए और उन्होंने प्लास्टिक सर्जन आए बड़े बड़े, और उन्होंने उसको चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो कर दी जाएगी लेकिन, और ये सफल भी हो जाएगी, लेकिन आदमी है वो मर जाएगा। तो इसलिए इस फैसले को भी रद्द कर दिया गया कि इसमें आदमी है वो मर रहा था। फिर जो है सेक्रेटरीट के कवि जो माली है उसने उसको कवि को कहा कि ये जो सेक्रेटरीट के बहुत सारे लोग हैं वो कल आएंगे। तब जो व्यक्ति दबा हुआ व्यक्ति है उसने एक शेर पढ़ा कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि जब तक तुमको खबर होगी कि हमारी हालत क्या है तब तक तो हमारी हालत है वो ख़राब हो जाएगी। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और उसने दबे हुए आदमी से पूछा कि तुम कोई शायर हो क्या? तो उसने हाँ मैं जवाब दिया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, फिर ऐसे ऐसे पूरा जो उनका वो था सेक्रेटरी वगैरह सबको खबर हो गई, और बहुत सारे तरह तरह के लोग और कवि वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्हें पता चला कि ये कवि है। फिर उसके बाद में जो वहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट को उसका केस पहुँचा दिया गया। कल्चर डिपार्टमेंट के आदमी आए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम कवि हो? उसने कहा कौन सी कवि हो? कि ओस। अरे ओस वही हो कि जिससे उसकी फूल कविता जो संग्रह में प्रकाशित हुआ है। तो उसने हाँ किया। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपनी इसका कमेटी का मेंबर बना लेंगे। तो वो कहता है कि बताओ तुम इतनी गुमनामी में पड़े हो? उसने कवि ने कहा मैं गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। और सेक्रेटरी उस बोला कि मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, और वो चला गया। और उसके बाद उसने सेक्रेटरी ने आके कहा कि तुम्हें हमारी साहित्य अकादमी ने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और ये चुनाव पत्र है, और अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारी बीवी को भी इससे जो इसका जो भुगतान है उसकी जीविका निर्वाह का जो वजीफ़ा है वो दे सकते हैं, इस पर दस्तखत कर दो। तो कवि ने कहा मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे जिंदा रखो। तो उसने कहा कि ये हमारी हाथ की बात नहीं है, ये तो आरी कुल्हाड़ी का काम है, हम तो कलम वाले हैं। शाम को जब माली आया तो उसने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काटेंगे और तुम्हारी जान बचाएंगे। माली बहुत खुश हुआ कि चलो इस आदमी का जो केस है वह सुलझ रहा है। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। तो जो विदेश विभाग से ये हुक्म आया कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए, क्योंकि ये जो पेड़ है वह है पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट लॉन में लगाया था, और अगर इस पेड़ को काट दिया जाएगा तो हो सकता है कि उनकी सरकार से हमारे संबंध है वो ख़राब हो जाए। तब एक आदमी ने कहा, एक क्लर्क ने कहा कि इस आदमी की जान चली जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जान चली जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी राज्य है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। बाद में अंडर सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री हैं, वे दौरे से वापस आए हैं और 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा और जो फैसला होगा वह सब कुछ स्वीकार होगा। 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया और वह
आते ही खुशी से बोला कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत यानी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो इसमें ये व्यंग किया गया है कि किस तरह से हमारी जो व्यवस्था है उसमें फाइलें किस तरह से चलती हैं और हमारे विभाग किस तरह से एक मामले को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और किस तरह संवेदनहीनता हमारे विभागों में व्याप्त हो गई है कि किसी व्यक्ति के जीने और मरने की हम किसी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी है वह नहीं लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसे बचाने की हमें कवायद नहीं करते हैं, बल्कि हमारी जो डिपार्टमेंट की जो फाइलें हैं वो क्रम से कैसे कहाँ कहाँ जाएं इसका हम ध्यान ज़्यादा रखते हैं। धन्यवाद।